हेलो एवरीवन, मैं हूं आर के सुमन सिंह, एक स्टोरी राइटर और पोएट। मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सुनी, सूरवीर। आपने भी शायद सुनी होगी, बट अगर आप उसका ऑफिशियल पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। ऑफिशियल तो नहीं, बट फैन मेड वर्जन सूरवीर का पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें स्टोरी वही होगी, सिर्फ दूसरे यूनिवर्स की, जहां वीर का कोई और वर्जन आपको पहले से भी ज़्यादा इंटरटेन करेगा। और एंडिंग तो और भी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ये वही यूनिवर्स होगा जहाँ पर सभी लोग आपस में मिलेंगे। वीर जहाँ पर जाएगा कॉइन लेकर के, जिस यूनिवर्स में जाएगा वही यूनिवर्स होगा जहाँ पर से ये हमारा स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली में मुझे एक सपोर्ट चाहिए। अगर ये वर्जन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक खुशखबरी और है, अगर सब्सक्राइबर जिस दिन 50,000 क्रॉस हुआ, अभी थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, लेकिन 50,000 कंप्लीट हुआ, क्रॉस हुआ, तो इनकम अच्छा खासा आने लगेगा। तो फिर ये मेरे तरफ से वादा है कि सूरवीर का वीडियो वर्जन भी आएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग स्टोरी में। के 9 बज रहे थे। शहर अपनी पूरी रफ्तार में था। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, दुकानों के शटर खुलने की आवाज़ें और हर चेहरे पर कहीं न कहीं जल्दी की झलक। इसी भीड़ के बीच बस स्टॉप पर खड़ा था एक 17-18 साल का लड़का, आदित्य। कंधे पर स्कूल बैग, आंखों में हल्की सी घबराहट और चेहरे पर वो मासूमियत जो अक्सर मजाक का कारण बन जाती है। आदित्य दिखने में स्मार्ट था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक, लेकिन आत्मविश्वास शायद वहीं कहीं पीछे छूट गया था। तभी दूर से पीले रंग की स्कूल बस आती हुई दिखाई देती है। बस को देखते ही आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे दिन की पहली राहत मिल गई हो। लेकिन अगले ही पल बस उसके सामने न रुक के उससे 50 मीटर आगे जाकर रुकती है। बस का कंडक्टर जोर से आवाज लगाता है, अरे आदित्य, तेज भाग, नहीं तो आज स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। बस में बैठे सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। बस का ड्राइवर तक आदित्य पर मुस्कुरा देता है। आदित्य बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ता है, सांसें फूल जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन वो बस पकड़ लेता है। बस में चढ़ते ही फिर से हंसी गूंजती है। आदित्य कुछ नहीं कहता, चुपचाप पीछे जाकर आखिरी सीट पर अकेला बैठ जाता है। बस आगे बढ़ती है और फुसफुसाहटें शुरू हो जाती है। कोई उसकी दौड़ का मजाक उड़ाता है तो कोई उसकी कपड़ों का। आदित्य खिड़की से बाहर देखने लगता है, जैसे बाहर को दुनिया में खो जाना चाहता। वो जानता था कि यहाँ पर उसका कोई भी अपना नहीं है, ना कोई दोस्त, ना कोई ऐसा जिससे वो खुलकर बातें कर सके। थोड़ी देर बाद स्कूल बस पहुंचती है। बच्चे हंसते खेलते क्लासरूम की तरफ भागने लगते हैं। आज स्कूल में एक खास अनाउंसमेंट होने वाली थी, एग्जाम की डेट। ये वही एग्जाम था जिसके बाद सभी बच्चे कॉलेज चले जाएंगे। किसी के चेहरे पर जोश था, किसी के चेहरे पर सपने दिख रहे थे। कोई बड़े कॉलेज में जाने की बातें कर रहा था, कोई शहर से बाहर जाने का प्लान बना रहा था। लेकिन आदित्य वो कुछ और ही सोच रहा था। वो जानता था कि बाकी बच्चे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, नए दोस्त, नई दुनिया होगी उनकी। लेकिन वो अपने घर के पास वाले छोटे से कॉलेज में रह जाएगा। वजह कॉलेज नहीं था, वजह थी उसकी माँ। उसकी माँ उसे दूर नहीं भेजना चाहती थी। आदित्य को प्रॉब्लम इस बात से भी नहीं थी, उसकी मेन प्रॉब्लम थी पूजा। पूजा उसकी इकलौती वो लड़की दोस्त थी, शायद दोस्त भी नहीं, उससे भी ज़्यादा। आदित्य एक्चुअली में एक तरफा इश्क करता था। वो लड़की जिसने कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया, जिसने हमेशा सामान्य तरीके से नॉर्मल इंसान की तरह फील कराया आदित्य को। आदित्य की दुनिया में वही एक इंसान थी जिसके सामने वो खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करता था। लेकिन अब पूजा भी बड़े कॉलेज में चली जाएगी, दूर चली जाएगी आदित्य से, वो यहीं पे रह जाएगा। इन्हीं ख्यालों में डिबा हुआ आदित्य अचानक से बेंच से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। पूरी क्लास फिर से हंसने लगती है उस पर। कुछ बच्चे सिर थपथपाते हैं, जैसे कोई कॉमेडी सीन चल रहा हो। आदित्य धीरे से उठता है, सिर झुकाए। उसके दिल में बस एक ही बात थी, अच्छा हुआ अभी पूजा स्कूल नहीं आई है। आदित्य पढ़ाई में बुरा नहीं था, ना ही टॉपर था, ना ही फेल होने वाला, लेकिन स्पोर्ट्स
वहाँ वो बिल्कुल जीरो था। इसी वजह से वो हर खेल से दूर रहता था। खेल से तो दूर था ही, दोस्तों से भी दूर। धीरे धीरे अकेलापन उसकी आदत बन गई थी। स्कूल में ज़्यादातर बच्चे उससे ठीक से बात नहीं करते थे, मजाक बनाते थे। कोई भी उसका दोस्त नहीं था, लेकिन पूजा बहुत अलग थी। लेकिन आदित्य के पास आज तक इतना हौसला नहीं हुआ कि वो पूजा को अपने दिल की बात कह सके। शायद डर था, या फिर कहें तो खुद पर भरोसा नहीं था। फाइनली स्कूल स्टार्ट होती है। एग्ज़ाम की डेट सभी को मिल जाती है। 15 दिनों के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आदित्य अभी कुछ और ही सोच रहा था। पूजा आज स्कूल क्यों नहीं आई? आज आदित्य इसी सोच में पूरा दिन बिता देता है। आदित्य सोचता है कि आज का दिन ही बेकार है। सुबह से 2 बार उसका मजाक बन चुका है और आज पूजा भी नहीं आई। आदित्य सब सोच ही रहा था कि तभी एक टीचर उसके पास आते हैं और उसकी स्कूल फीस के बारे में पूछते हैं। पिछले 3 महीनों से उसका फीस नहीं भरा गया था। टीचर जैसे ही इसके बारे में पूछते हैं, सभी बच्चे अजीब नज़रों से आदित्य की तरफ देखने लग जाते हैं। टीचर तो चले जाते हैं, लेकिन सभी बच्चों की नज़रें अब पूरी तरह से आदित्य पर ही टिकी हुई थी। कुछ अजीब, कुछ तंज भरी। आदित्य चुपचाप बैठा रहता है। उसके अंदर सवाल उठता है कि अब क्या होगा। यहीं से आदित्य की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। स्कूल में छुट्टी होती है, आदित्य घर आता है। वो घर आता है तो देखता है कि उसकी बहन अहाना स्कूल से वापस आकर सोफा पर ही सो गई है। आदित्य किचन में जाता है, वहाँ से खाना निकालता है। माँ जब भी घर पे नहीं होती है तब खाना मेड ही बनाया करती थी। वह सुबह का नाश्ता और दिन का खाना बनाकर चली जाती थी, फिर शाम में आकर रात का खाना बना देती थी। आज अहाना की फेवरेट खाना बना हुआ था, कढ़ी चावल। आदित्य जल्दी से 2 प्लेट खाना निकालकर टेबल पे रखता है और अहाना को उठाने चला जाता है। अहाना, उठ जाओ बाबू, जल्दी खाना लगा दिया है, खाना खा लो। आ गए भैया, आज मेरा खाने का मन नहीं है। अहाना थोड़ी देर बाद खाएगी। आधी नींद में ही अहाना आंख बंद किए हुए बोलती है, आज पता है क्या चीज़ बना है खाने में? तुम्हारा फेवरेट चीज़ बना है? नहीं भैया, अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी। फिर अहाना के बाद धीरे से आकर आदित्य बोलता है, ठीक है मत खाओ, मैं सारा बरी खा जाऊंगा, और वो जो बाहर रखा हुआ है तुम्हारे लिए वो भी मैं खा जाऊंगा। क्या बरी बना है? अहाना एक्साइटेड होकर तेज आवाज में बोलती है। हाँ, बट तुमको तो खाना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? नहीं नहीं, मैं खाऊंगी ना। अहाना खाएगी, सारा खाएगी, आपके लिए एक भी नहीं छोड़ेगी। अहाना उसी एक्साइटमेंट के साथ बोलती है। आदित्य स्माइल करने लग जाता है। आदित्य को पता है कि क्यों अहाना का खाने का मन नहीं है। उसको भी माँ की याद आ रही थी। आखिर 3 महीने हो गए हैं, उसकी माँ का अभी तक कोई खबर नहीं है। आज के 3 महीने पहले आदित्य की माँ कहीं पे खो गई थी। कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि उसकी माँ आखिर गई कहाँ। वो जॉब करने गई थी, उसके बाद से उनका कुछ भी अता पता ही नहीं था। और उसी के कुछ समय पहले उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। मतलब उसके लाइफ में अभी कोई भी नहीं था। पिछले 3 महीने से किस तरीके से आदित्य अहाना का ख्याल रख रहा था वो वही जानता है। आदित्य और अहाना खाना खाकर खेलने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। आदित्य नहीं चाहता था कि अहाना माँ को मिस करते हुए उदास रहे। आदित्य तो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था खन्ना अंकल का, कि वो कब घर पे आते हैं, ताकि आदित्य उनसे ये पता कर सके कि आखिर उसकी माँ गई कहाँ है। एक खन्ना अंकल ही थे जिनके वजह से आदित्य को इतनी शक्ति मिलती थी कि वो इस समय को अच्छे से डील कर सके। खन्ना अंकल पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि आदित्य की माँ का पता चल सके। खेलते कूदते शाम हो जाती है। आदित्य और अहाना दोनों पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उनके घर की बाहर एक कार के रुकने की आवाज़ आती है, जिसको सुनते ही अहाना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, खन्ना अंकल आ गए, खन्ना अंकल आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लेकर के आए हैं। आपको सिर्फ एक दूंगी, बाकी सारा मेरा होगा। आदित्य फिर से स्माइल करने लग जाता है। अहाना वैसे तो बहुत छोटी है, लेकिन उसके अंदर जो बचपना है ना, उसको देखकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो माँ को मिस करती है, लेकिन कभी भी आदित्य के सामने शो नहीं होने देती है कि वो माँ को मिस कर रही है, ताकि उसका भाई भी उदास ना हो जाए। खन्ना अंकल घर के अंदर आते हैं और सबसे पहले अहाना को चॉकलेट का एक बॉक्स देते हैं और साथ ही साथ एक गिफ्ट का बॉक्स भी देते हैं। फिर आदित्य के पास जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आदित्य खन्ना अंकल के बैठते ही अहाना को देखता है, जो कि बॉक्स लेकर अपने रूम में चली गई थी। फिर खन्ना अंकल से पूछता है,
माँ से बात हुई आपकी? वो कहाँ है? कब आ रही हैं? वो कैसी हैं? बीर सवालों की बात कर देता है। मशीन गन की तरह एक के बाद एक लगातार कई सारे सवाल पूछने लगता है। खन्ना अंकल आदित्य को रिलैक्स कराते हुए कहते हैं कि आदित्य, अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, बट वो जहाँ भी होंगी ठीक ही होंगी, बहुत जल्द वापस आ जाएंगी, तुम ज़्यादा मत सोचो और आहाना का ख्याल रखो। आप मेरी बात कराइए उनसे, या फिर वो जहाँ काम करती हैं वहाँ लेकर चलिए मुझे, आज मिलना है मुझे उनसे। आदित्य, हम लोग नहीं जा सकते हैं बेटा वहाँ पर, समझो तुम बात को, बहुत दूर है वो, अभी कहीं तो गई होंगी ना। आप मुझे उस जगह का नाम बताइए, जिस भी कंट्री में होगी मैं वहाँ चला जाऊँगा। नहीं आदित्य, वो किसी देश में नहीं गई हैं। क्या? वो इंडिया में ही है, फिर भी वो हमसे बात नहीं कर रही हैं? नहीं, वो इंडिया में नहीं है। वो इंडिया में नहीं है, किसी दूसरे देश में नहीं गई है, तो क्या वो चांद पे चली गई है? आदित्य थोड़ा झल्लाते हुए, गुस्साते हुए बोलता है। आदित्य ने आज मन बना लिया था कि वो जानकर ही रहेगा कि आखिर उसकी माँ गई है कहाँ पर और वो क्यों इतने दिनों से घर नहीं आई है। वो सेफ तो है ना? नहीं, वो चांद पर भी नहीं है, वो मुराक नाम करके एक ग्रह पे गई है। खन्ना अंकल गंभीर स्वर में बोलते हैं। क्या? ये कौन सा ग्रह है? और माँ वहाँ पर क्या कर रही है? क्यों गई है वहाँ पर? वो जॉब करती है ना, तो फिर दूसरे ग्रह पे जाना, वो भी बिना बताए। आदित्य फिर से सवालों की बौछार कर देता है। खन्ना अंकल उसको फिर से शांत कराते हुए बोलते हैं कि आराम से बेटा, टेंशन मत लो, वो एकदम सही होंगी, वो एक सीक्रेट मिशन पे है, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है, ताकि तुम टेंशन ना लेने लग जाओ। और वहाँ पर सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, उनके जैसे हजारों लाखों लोग हैं। खन्ना अंकल फिर आदित्य को सीक्रेट मिशन के बारे में डिटेल्स में बताते हैं, जिससे पता चलता है कि इंसान अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, मनुष्यता के उच्चतम लेवल पर जाने के लिए इन ग्रहों का इस्तेमाल करता है। मुराद ग्रह ही नहीं, इसके अलावा भी कई एक सारे ग्रह हैं, जैसे कि टाइटन ग्रह। आदित्य थोड़ा शांत होकर पूछता है कि आखिर उसकी माँ वहाँ पे क्यों गई हैं? उनको भी अपनी शक्ति बढ़ानी है। तभी खन्ना अंकल बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा की तलाश में गई है वहाँ पर। तुम्हारे पापा की कोई एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई है, बल्कि इन्हीं ग्रहों में वो गए थे, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाए हैं वो। आदित्य को जब पता चलता है कि उसके पापा की डेथ नहीं हुई है, वो सीक्रेट मिशन पर गए हैं जहाँ से उनका कुछ भी खबर नहीं है 1 साल से, तो वो शॉक्ड हो जाता है। पर साथ ही साथ जब ये रियलाइज करता है कि उसकी माँ भी उन्हीं ग्रहों पर गई है उनके पीछे, तो टेंशन में भी आ जाता है। एक पल को तो आदित्य को ख्याल आता है कि वो अपनी माँ को ढूंढने जाए, लेकिन तभी उसको आहाना का ख्याल आता है और वो अपनी सोच को यहीं पे रोक देता है। आदित्य सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से आहाना के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सांप, सांप भैया, सांप है। आदित्य डर जाता है और डर कर वो आहाना के रूप में चला जाता है जहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी। आदित्य और खन्ना अंकल को दौड़कर आते हुए देखकर आहाना मुस्कुराने लगती है, बहुत तेज से हंसने लगती है और बोलती है, खन्ना अंकल, जो चॉकलेट बॉक्स लाए थे उसमें एक मिस्ट्री बॉक्स भी था, जिसमें से एक टॉय स्नेक निकला है। कल मैं अपने स्कूल में बंटी को ऐसे ही इसी से डराऊंगी। आदित्य थोड़ी राहत की सांस लेता है, वो थोड़ा गुस्साता भी है, लेकिन फिर आहाना की खिलखिलाहट देखकर शांत हो जाता है। तभी खन्ना अंकल बोलते हैं, बेटा मैं अभी फिर से ऑफिस जा रहा हूँ, काम को बीच में छोड़कर आया था और किसी से मुराद ग्रह की खबर निकलवाता हूँ ताकि राधिका भाभी का कुछ पता चल सके। आदित्य और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन खन्ना अंकल के जल्दी में वहाँ से निकलने के वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है। जाते टाइम उन्होंने आदित्य को स्कूल फी भी दे दी थी ताकि आदित्य अपना एग्ज़ाम दे सके। आदित्य उनसे पैसे नहीं लेना चाहता था, पर वो करता भी तो आखिर क्या करता। अगले दिन सुबह फिर से वो बस स्टॉप पर वेट कर रहा था, पर आज 50 मीटर आगे जाकर, ताकि बस आज फिर से 50 मीटर आगे रुके भी तो आदित्य के पास आकर रुके और वो आराम से उस पर बैठ जाए। बस आती हुई दिखती है, बस आदित्य के पास भी आती है, लेकिन आज फिर से वो उससे 50 मीटर आगे जाकर रुकती है और अंदर से एक आवाज़ आती है चिल्लाने की, आदित्य जल्दी आओ वरना आज फिर से पैदल स्कूल आना पड़ेगा। और उसके बाद सभी के हंसने की आवाज़ आने लगती है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों बस का स्टाफ उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सोचता नहीं है।
जितना हो सके उतना तेजी से दौड़कर स्कूल बस को पकड़ता है। आदित्य आज फिर से पसीने में तरबतर होकर पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। बस स्कूल पहुंचती है और सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में। आदित्य क्लासरूम के बाहर इंटर कर ही रहा था कि तभी उसे पूजा दिखाई देती है। पूजा के देखते ही आदित्य जैसे कहीं खो जाता है। स्कूल ड्रेस पहने वो परी जैसी लड़की, मानो सीधे स्वर्ग से आई कोई अप्सरा हो। आदित्य जब जब पूजा को देखता है तब वैसे ही अलग दुनिया में चला जाता है, जैसे उसके लिए वक्त रुक सा जाता है। सब कुछ स्लो मोशन में लगने लगता है। आदित्य को पूजा की एक एक बाल हवा में लहराते हुए दिख रहे थे। उसकी स्माइल, उसका वो सुंदर सा चेहरा। आदित्य को लगता है मानो वो 3D मूवी देख रहा हो। तभी धम से किसी के गिरने की आवाज़ आती है, और ये दर्द से कराहने की भी। और ये आवाज़ की तरफ जब सब लोग देखते हैं तो उधर कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही दिखता है। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वो आवाज़ क्योंकि किसी और की नहीं, आदित्य की ही थी। आज फिर से आदित्य बेंच से टकरा कर गिर गया था। आदित्य आज तो गया बेटा, पूजा के सामने भी तेरा पोपट हो गया। तेरा कुछ नहीं होगा, तू इसी लायक है। आखिर ध्यान रहता कहाँ है तुम्हारा। आदित्य मन ही मन ये सब सोच रहा था कि तभी एक और आवाज़ आती है। तुम ठीक हो? चोट तो ही नहीं ना आई तुम्हें? एक प्यारी सी आवाज़ आदित्य के कान में पहुंचती है। आदित्य खुद को संभालते हुए उठता है और देखता है कि पूजा ठीक उसके सामने खड़ी है और हाथ देकर उसको उठाने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आदित्य बोल ही रहा था कि देखता है कि पूजा उसको नहीं बल्कि उसके बगल में कोई और भी गिरा हुआ है जिसको उठाने में वो हेल्प कर रही है। तभी एक आवाज़ आती है कड़क सी, तुम्हारा आँख है या शर्ट का बटन जो कुछ दिखता ही नहीं है? तुम एक बैसाखी लेकर चला करो ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, लंगड़े और अंधे कहीं के। आदित्य कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो बोलना तो चाहता था, लेकिन तभी एक लड़का मोंटी जिसका नाम था, वो आगे बढ़कर पूजा के सामने खड़ा हो जाता है और नर्म आवाज़ में पूछता है, कोमल तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं है ना आई? बोलो तो इस 2 आँख वाले अंधे को अभी ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो लड़की बोलती है। आदित्य देखता है तो उसको समझ में आता है, आज वो अकेले नहीं गिरा था। गिरते वक्त उसने दूसरे बेंच से सहारा लेने की कोशिश की थी, जिसके कारण कोमल नाम की वो लड़की वो भी गिर गई थी। आदित्य तुरंत सॉरी बोलता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सभी बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे थे, बट आदित्य किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी टीचर भी आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। टीचर बोलते हैं कि आज लास्ट डे है स्कूल का, अब सीधे एग्ज़ाम देने ही आना है और एडमिट कार्ड सभी को भेज दिया जाएगा। आदित्य सुनता है तो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आज के बाद वो सीधे एग्ज़ाम में ही शायद पूजा को देख पाएगा, और अगर उस टाइम भी नहीं मिल पाया तो शायद कभी नहीं। आदित्य के मन में ये बात आते ही वो बेचैन होने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो आखिर करे तो करे क्या। बट फिर एक बार सोचता है कि अगर आज कुछ नहीं किया तो लाइफ टाइम पछतावा रहेगा, क्योंकि आज अपने मन की बात अगर पूजा से नहीं बता पाया तो शायद ज़िंदगी में ये मौका कभी दोबारा मिले या ना मिले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, वो ना बोलेगी। अगर उसने हाँ बोल दिया तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। क्लास ख़त्म होती है, सभी बच्चे निकलने ही वाले थे कि तभी आदित्य जल्दी से दौड़कर पूजा के पास चला जाता है और पूजा का हाथ पकड़कर बोलता है, पूजा आई रियली रियली लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट आई रियली 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 लाइक यू। आदित्य अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक से चट्टाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे क्लासरूम में गूंज उठती है। अगले ही पल आदित्य के चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है। पूरा क्लास एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। आदित्य बिना कुछ कहे एक हाथ से अपनी गाल पकड़ लेता है, जहां जलन थी, दर्द था और शायद सूजन भी शुरू हो चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? पूजा की आवाज़ गुस्से में कांप रही थी। और वो रही बात आई लाइक यू, तो लाइक माई जुत्ती। पूरे क्लास में उसके शब्द हथौड़े की तरह गिरते हैं। पूरा स्कूल जानता है कि मोंटी मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे प्रपोज करो। तभी मोंटी वहाँ पहुँचता है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की कुटिल मुस्कान थी।
पर आदित्य के पास आकर उसे धक्का देते हुए वो बोलता है, क्यों बेअंधे, तेरी जिंदगी से मन भर रही है जो मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है। आदित्य नाम है तो क्या हुआ, खुद को आदित्य मल्होत्रा समझ रहा है, हीरो समझ रहा है खुद को। अबे फटीचर, तू फटीचर है और हमेशा फटीचर ही रहेगा। बस मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की वजह से तेरी बस में इतनी बेइज्जती करवा रहा था, उससे तेरा मन नहीं भरा और अब जाकर थप्पड़ खाने आ गया। आदित्य को अब समझ में आता है क्यों बस का स्टाफ उसे परेशान कर रहा था। मोंटी का पूरा नाम मोंटी राणा था और उसके पापा का नाम विक्रम राणा, जो कि देश के सबसे बड़े ग्रुप में से एक स्टार ग्रुप के लिए काम करते थे, जिसके वजह से वो भी काफ़ी पावरफुल थे। और उसी के वजह से मोंटी पूरे स्कूल में सब पे धौंस जमाता था। लेकिन वो फिजिकली रूप से भी काफ़ी मजबूत था, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा था, जिसके वजह से और भी वो पावरफुल बन जाता था। देख, तू जीरो है और हमेशा जीरो ही रहेगा, तेरी औकात ही यही है। और अगर फिर भी तुझको लगता है ना कि तू मेरी बराबरी कर सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर सकता है, तो मैं एक बार मौका देता हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तू भी स्टारलाइट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और वहाँ के होने वाले किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में मुझे हरा दे, तो मैं मानूंगा। अरे ये क्या बोल रहे हो मोंटी भाई, ये वहाँ का फी भी दे पाएगा जो इसे एडमिशन मिलेगी, मोंटी का एक फ्रेंड वहाँ पर आकर बोलता है। आदित्य कब से सब सुन रहा था, अब उसकी भी सुनने की लिमिट क्रॉस होने लगी थी। मैं ज़रूर हराऊंगा तुझे, नाम याद रखना, आदित्य। आदित्य इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले खन्ना अंकल को कॉल करता है और उनसे सारी बातें बताता है और बोलता है कि मुझे भी मुरा ग्रह पे जाना है, माँ को ढूंढने और अपनी फिजिकल कंडीशन को सही करने। खन्ना अंकल ये सुनकर थोड़े परेशान हो जाते हैं, आदित्य को जाने से मना करने लगते हैं, बट आदित्य की जो जिद थी उसको देखकर वो भी जाने के लिए मान जाते हैं, ताकि वहाँ पर वो अपनी माँ को ढूंढे ये तो पता नहीं, लेकिन अपनी कंडीशन को थोड़ा सही कर ले, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा सही कर ले। हो सकता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो पैसे भी अच्छे खासे कमाने लगेंगे। एक्चुअली में वो चाहते थे कि उनका भी कोई बेटा हो जो इन ग्रहों पे जाए। यहाँ पर खतरा तो था, बट लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का सबसे अच्छा सबसे बेस्ट जरिया भी था। फिर वो आदित्य से बोलते हैं कि बेटा तुम मुराग ग्रह पे नहीं जा सकते, पहले तुम्हें टाइटन ग्रह से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद ही तुम दूसरे ग्रह पर सीक्रेट मिशन पे जा सकते हो और वहाँ पर तुम्हें खुद से सारी प्रॉब्लम्स को डील करना होगा। जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा खतरा का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। आदित्य उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनता है। तब उसे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जब सीक्रेट मिशन पर जाता है तो उसे सबसे पहले टाइटन ग्रह से शुरुआत करनी होती है। वहां जाने से पहले हर एक की स्ट्रेंथ लेवल 1 से 2 के बीच में होती है, लेकिन टाइटन ग्रह की सबसे जो कमज़ोर से कमज़ोर एलियन भी होता है जिसका स्ट्रेंथ लेवल इससे हाई होता है। बट स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यही था कि किसी तरीके से उस एलियंस का शिकार करके और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे हमारा स्ट्रेंथ लेवल बढ़ता है, यानी कि हमारा जीन पॉइंट बढ़ता है, हमारा स्ट्रेंथ उससे हाई होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर शिकार करने के लिए कोई भी आधुनिक हथियार हम यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी मॉडर्न तकनीक हम लोग नहीं लेकर के जा सकते हैं, जैसे कि बम, बंदूक या कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं। बट मार्शल आर्ट या फिर कराटे के बल पर कोई भी पुराने ज़माने के हथियार का यूज करके, जैसे कि धनुष हो गया, तीर हो गया, तलवार हो गया, चाकू हो गया, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके वहाँ पर शिकार कर सकता है। अगर अभी भी तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले 10 से 15 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद तुम जा सकते हो। इतना कहकर खन्ना अंकल कॉल को कट कर देते हैं। अब आदित्य की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उससे 15 दिनों की ट्रेनिंग लेने को बोला जाता है, जिसके बाद ही वो टाइटन ग्रह पर जा सकता है। आदित्य भी पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, पर उसे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले थे। तो आदित्य के दिमाग में आता है कि क्यों ना एक बार टाइटन ग्रह पर जाकर देखा जाए, शायद उससे कुछ बेनिफिट ही हो जाए।
जो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करे, शायद स्टैंड बढ़ने का भी कुछ फ़ायदा एग्ज़ाम में हो जाए। ये सोचकर आदित्य ट्रेनिंग के दौरान ही टाइटन ग्रह पर जाने का रास्ता भी पता लगा लेता है। आदित्य एक दिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद खन्ना अंकल को घर जाने का बोल देता है, लेकिन वो चुपके से उस रूम में चला जाता है जहाँ से सभी लोग टाइटन ग्रह पे जाते थे। वो देखता है कि वो रूम पूरा खाली है, उसमें सिर्फ एक पुराने ज़माने का टेलीफोन बूथ जैसा कुछ रखा हुआ है, उसी के जैसा कुछ बना हुआ है। जब आदित्य उसके नज़दीक जाता है तो देखता है कि उस टेलीफोन बूथ में बस एक बटन है ग्रीन और एक बटन है रेड। उसके नीचे लिखा हुआ था टेलीपोर्टिंग स्टार्ट। अब आदित्य से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ भी था और थोड़ा सा एक्साइटेड भी। वो सोचता है क्यों ना क्लिक करके देखा जाए, देखते हैं क्या होता है। फिर डरते डरते वो बटन प्रेस कर देता है, लेकिन आदित्य ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। आदित्य अपने आसपास देखता है तो खुद को उसी कमरे में पाता है जहाँ पर वो पहले था। आदित्य कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि मशीन काम नहीं कर रही है। बट फिर आदित्य को ये भी लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलती की है, शायद उससे कुछ गलती हो रही है। कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से वो बटन प्रेस करने लगता है, बट तभी उसे कुछ याद आता है। तुरंत ही बूथ का गेट को लॉक करता है, उसके बाद वो बटन प्रेस करता है। जैसे ही बटन प्रेस होता है आदित्य को एहसास होता है जैसे भूकंप आ गया हो। वो एक ही सेकंड में उसे एहसास होने लगता है जैसे आसमान से गिर रहा है, उसके चारों तरफ धुआं धुआं दिखने लगता है। आदित्य को लग रहा था जैसे वो सच में बादलों से गिर रहा है, मतलब हजारों बादलों को पार करते हुए वो कहीं गिरता चला जा रहा है। तभी कुछ ही सेकंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक साउंड उसके कानों तक पहुंचती है, टाइटन ग्रह पर आपका स्वागत है। आदित्य को एक्साइटमेंट होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगी थी। उसे बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी, वो एक्साइटेड भी था और डर भी लग रहा था। उसने अभी तक जितना भी सुना था उसके हिसाब से टाइटन ग्रह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरनाक एलियंस घूमते रहते हैं, जिससे उसे बचकर रहना है। ना उसके पास कोई हथियार है, ना ही कुछ ऐसा, जिसके वजह से एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन डर भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। वो एक्साइटमेंट और डर के साथ ही टेलीपोर्टर का गेट ओपन करता है और बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी नज़र टेलीपोर्टर के बाहर पड़ती है, वो देखकर चौंक जाता है। वो खुद को एक पत्थर से बनाई हुई रूम में पाता है, एक ऐसा हॉल जिसका गेट मतलब एकदम ओपन जैसा, जैसा लग रहा था कि पत्थर का कोई गुफा हो, बट उसे चारों तरफ कोई और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत ही मनमोहक खुशबू से चारों तरफ से आ रही थी। आदित्य आगे बढ़कर उस हॉल से बाहर निकलता है, बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश करता है। वो जब बाहर देखता है तो देखता ही रह जाता है, चारों तरफ हरियाली, यूं बड़े बड़े पेड़ जैसे मानो आसमान को छू रहे हो। वो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल, चारों तरफ का वो दृश्य देखने में इतना सुंदर और आकर्षक था कि आदित्य उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी आदित्य को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो साइड में छुप जाता है। उतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि ऐसे ही खतरों का सामने वो आ जाए। वो जानता था कि उसके फिटनेस लेवल अभी 1.1 के आसपास होगी, जो कि यहाँ के सबसे कमज़ोर एलियन से भी आधी है। तो कोई भी एलियन उसे आसानी से मार सकता है। आदित्य को आवाज़ और भी तेज सुनाई देने लगता है। वो आवाज़ की दिशा में देख ही रहा था कि तभी उसे खतरनाक सा जानवर दिखता है, जो दिखने में भेड़िया के जैसा था लेकिन आकार में घोड़े से भी बड़ा। वो देखने में इतना खतरनाक लग रहा था कि मानो अगर कोई देख सिर्फ ले उसको अच्छे से सामने से, और वो जानवर भी अगर उसको देख ले तो हार्ट अटैक से उसका मौत ऐसे ही हो जाएगा। वो जानवर आदित्य को देख लेता है और आदित्य की तरफ बढ़ने लगता है। अब क्या होगा? क्या आदित्य का यहीं पे अंत हो जाएगा, या फिर कुछ और भी यहाँ पर ऐसा मिरेकल होगा कि आदित्य का जीवन यहाँ से चेंज हो जाएगा? क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए डॉलर एक शूरवीर। और हाँ, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में वो पार्ट ज़रूर बताइए। और अगर आप भी कुछ इससे रिलेटेड लिखना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में वो भी बताइए। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।